आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे निबंध चल रहा है, जिसमें से 3 चिट्ठों का पर पहले वीडियो बन चुकी है। ये चौथा है। पीछे मत फेंकिए, ये चौथा भाग है। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारत का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंग अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरह युवक प्याले पर प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों के मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थीं। होलकर से एक नई लड़ाई होने को थी, सिंधिया से लड़ाई चलती थी, खजाने में बरकत ही बरकत थी, जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी, युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल ये सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ता कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों को ने नहीं जानी। आज विलायत ने भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटे में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्यान्ह में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2-1 देसी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुंचे और कितने ही चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नर की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूँ करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नर ने आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट ग्लाइडस्टोन ब्राडले जैसे लोगों से विलायत सुन्न है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र है। जो कुछ आपको करना है वो विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में गिनती हुई। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय
और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वे हाजिर हैं। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती है, फारस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी ढूंढे, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील में खबर लेकर उड़ने वाली दूती, इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हुई, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। या इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे ढकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीन सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया है, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाए कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं है और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृत्वता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारिस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वे अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठतालु को अंग्रेजों की सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, 2 बातों में वे अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा कर चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके 2-4 चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय में फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं। दूर की बात दूर, इन पिछले 9 साल में ही कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे, किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा बीत जाते हैं। इस प्रकार उम्रें बीत जावेंगी, युग बीत जावेंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंदी की भी बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सके या उनमें जो कुछ हुआ उसे अन्यथा कर सके। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, उनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपना अनुरक्त बना सकते हैं और देश के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम जोड़ सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ न रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर के साथ यह भूमि नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जाएगी।
चाहे कितनी ही मजबूती क्यों ना हो, क्यों ना करे। इस समय भगवान ने इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिरने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटना या आगे बढ़ना? ये चिट्ठा इनका छपा था 17 दिसंबर 1904 को, भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अब इनका 5वां चिट्ठा है, आशा का अंत। माय लॉर्ड, आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। संसार में सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस सब प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। चाहे इसे जीवन में क्लेश से मुक्ति न मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेश में जीवन से मुक्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए जो थक गया हूँ बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देखते थे, वे सब उड़न छू हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौक चौक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़ पर वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बात कर रहे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पिसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ या अकबर का अमल हो गया। मुसलमान ख्याल करने लगे कि खलीफा हारू रशीद का जमाना आ गया। पारसियों ने आपको नौशीरवां समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट कल्पना करने की कष्ट से मुक्त कर दिया था। वे लोग थोड़े ही दिनों में इस बात के समझने के योग्य हो गए कि हमारा प्रधान शासक न विक्रम के रंग ढंग का है, न हारू या अकबर के। उसका रंग ही निराला, किसी से नहीं मिलता। माय लॉर्ड, इस देश की 2 चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ की जलवायु में और दूसरे यहाँ के नमक में, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस शरीर में यहाँ की जलवायु नमकीनी ला देती है। मजा यह है कि उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारस का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहें तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता है वही नमक बन जाता है। यहाँ की जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ की जलवायु का असर होते ही वह सब काफूर हो गए। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ की जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा का स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी। नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित होते, घबरा के कहते कि मैं क्या हो गया? क्या मैं ये वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने से पहले था? बम्बई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ की जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया था। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जब वह प्रभाव कुछ और आगे बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे, सचमुच अभागे नहीं वरन अच्छी मजदूरी के लालच से जबरदस्ती अकाल पीड़ितों से मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं।
इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर से अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारतवासियों की सरकार जो देती है वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों ने सबक लिया था कि अब श्रीमान यहाँ की जलवायु का पूरा सिक्का जम गया है। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझते चलो अच्छा हुआ, जो हुआ वह हो चुका। आगे की तासीर की अधिक उन्नति से पीछा छूटा। किंतु आप अब कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया थे कि वहीं की सुंदर आबो हवा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर भी 32-33 के दिखाई देते हैं। पर इस देश की आबो हवा की तासीर आपके कुछ समझ में न आई। वह विलायत में भी श्रीमान के साथ लग गई और जब तक वहाँ रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको एक बार इस देश में उठा लाई। किसी विघ्न बाधा की परवाह न की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसी की तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि को होता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी सेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं है, हमारी हड्डियां उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते हैं कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते कि दोबारा आप न आवें, पर हमारा पेश न गया। आप आए और आते ही नमक की तासीर का फल आपने कैंसिल और कन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, पर उस पर भी संतोष न हुआ तो भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि आदि से मिली थी, जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है, वहाँ के लोगों को सभा में बुलाकर ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है। जिस देश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं और भारत में आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकट करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना क्या सत्यवादिता का सबूत है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी न होगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पांव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्य प्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्य प्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग भी यहाँ के राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों की जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। वह देश 1000 साल पराए पांव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाता तो आपको मालूम पड़ता कि श्रीमान के स्वदेशी एक ऐसे सत्यवादी और नीति परायण है। जो देश कर्मवादी है वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी
इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसे पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको दो हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पढ़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। हाल की इस सर्दी में कितने ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए। इस प्रकार क्लेश पाकर मरने पर भी क्या कभी वे लोग यह कहते हैं कि पापी राजा, इससे हमारी यह दुर्गति हुई। माय लॉर्ड, वे कर्मवादी हैं। वे यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं। कभी इस देश में आकर अपने गरीबों की ओर ध्यान न दिया, कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार न किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो, गलियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी। पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी में वह दुख बुला दिया। इस देश के लोग उनको सदा माता तुल्य समझते हैं। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भी भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के नारंगी रस में जाफरानी वसंती बन फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए। यही विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। इनका 5वां भाग था, 25 फरवरी 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। और ये 6वां पत्र है, एक दुराशा। नारंगी के रस में रानी वसंती बूटी छानकर शिव शंभु शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़ों की बागें ढीली कर दी थी, वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांव को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कन रसिया शिव शंभु खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार आकर अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेलो होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली का गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगी कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, बसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती, कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की जड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्यजन्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं, चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभु शर्मा को और भी चौंका दिया कि भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और प्रजा राजा मिलकर आनंद मनाते थे। क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभु शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समुंदर पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभु ने देखा, न राजा को ने शिव शंभु को। खैर, राजा नहीं, उसने अपने प्रतिनिधि भारत में भेजा। कृष्ण द्वारिका में पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभु होली नहीं खेल सकता? ओफ,
यह विचार कैसा ही बेतुका है, जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है, वो तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगने लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राजप्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं, माई लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माई लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है। जो दिख जाता है, लोग उंगलियों के इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माइलाड के मुखचंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार देश के निवासी माइलाड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा जी के अपने देश में माइलाड से होली खेलने की बात आई, इस प्रकार कभी माइलाड को भी इस देश के लोगों की सुधाती होगी। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसने दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछें, या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोलें। माइलाड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना, वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं। ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया, यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। उससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से तय हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माइलाड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं आपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया? जो पहरेदार सिर पर फेटा बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस द्वार पर दंडा दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं, कभी उनसे भूले भटके आपने पूछा कि कैसी गुजरती है? किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि को कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं? क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माई लाड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों के पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंचकर रह गया? क्या कभी शहर तमाशे में टहलने के समय किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामी करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया? सुनते हैं कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला, भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माई लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि आंखों से श्रीमान ने देखा, उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात की जाए तो इस कलकत्ते में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माइलाड के शासन के 6 साल होने वाले हाल 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत जा रहा है। संभव है कि उसमें श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में
कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाए और गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग की सीमा बढ़ जावे, पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही है रह गया, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आँखों की ज़रूरत है। जब तक वे आँखें न होंगी यह अंधेरा यूं ही चला जावेगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माई लाड नगर की दशा देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सूअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती है। उसके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचैले फटे चिथड़े चिथड़े लपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों के आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चिमटी की जिह्वा दरकार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगर में माई लाड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिसको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरेवारा आकर डंडा लगाता है तो सड़क कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर ही पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों में चमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी दो चार लाशें जहाँ तहाँ पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माईलाड तक उनकी बात कौन पहुँचावे? दिल्ली दरबार में भी, जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माई लाड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने की जगह हो जाती वे लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि है तो कृपा पूर्वक पता लगाए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वे अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें, किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर के फटे चिथड़े भी नहीं जुटे और न पापी पेट को पुराण मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकाल कर सबसे बड़ी हाथी पर चवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को वेश बदल कर निकला करते थे। अकबर के प्रजा पालन की और बीरबल के लोक रंजन की कहानियां कहकर वे जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया, अब वे राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बात उनके घर में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वे अवश्य जानते हैं, वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं थी कि उनके प्रभु कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं। कभी कभी इस देश के 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभू के जी में भी पक्की कर दी कि अब प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश पे उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं, इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं, साथ ही किसी पुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की परवाह करे। माई लॉर्ड अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं, वह प्रजा प्रेम की क्या परवाह करेंगे। जो तो भी इतना संदेश भंगड़ शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ये स्मरण कर लेना, वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते।
बा मुलाजिमे बा मुलाजिमाने सुलता सुलता कै रसानद ई दुआरा की बसुक्रे बादशाही जे नजर मरा गदारा। ये छपा था, ये पत्र इनका 18 मार्च 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अब है 7वां भाग, विदाई संभाषण। इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। अभी तक 2 पार्ट इसका बन चुका है, तीसरे पार्ट में ये पूरा हो जाएगा। आप लोगों को इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर करिए। मेरे टेलीग्राम और मुझे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।